तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सॉल्यूशन सर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके इस प्यारे से सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। तो आज की वीडियो बेसिकली सेमेस्टर थर्ड वाले बच्चों के लिए होने वाली है जिनके पास बीकॉम प्रोग्राम या फिर बीकॉम ऑनर्स है। तो आज की इस वीडियो में हमने कवर करे हैं लास्ट ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनके पेपर में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से कर लेते हो तो आपको आपके पेपर में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उससे पहले आपको मेरे साथ ये वादा करना पड़ेगा, जो भी मैं आपको इस वीडियो में कराऊं, जो भी इस वीडियो में समझाऊं, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और पेपर से पहले इन नोट्स में से, जिन नोट्स में से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इन नोट्स की अच्छे से रिवीजन करनी है। तो चलिए अपने कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हर बार की तरह इस बार भी हम सबसे पहले स्टूडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे मेनली 3 तरीके के बच्चे होते हैं। सबसे पहले टाइप में वो बच्चे आते हैं जो कि हमारी वीडियो को पेपर से एक दिन पहले देखते हैं। दूसरे टाइप में हमारे वो बच्चे आते हैं जो कि हमारी वीडियो को पेपर से एक दिन पहले वाली रात को देखते हैं। तीसरी टाइप में वो बच्चे आते हैं जो कि हमारी वीडियो को पेपर से 1 या 2 घंटे पहले देखते हैं और बोलते हैं यार पेपर क्या ही है, पेपर तो कुछ नहीं है, जब सॉल्यूशन सर हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। तो चलिए अपने बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना टाइम को वेस्ट करे उसकी तरफ को चलते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है मॉडर्न मार्केटिंग इज अ इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, assessment and satisfaction of human wants. Comment upon the statement in the light of the importance of marketing. मतलब जो मॉडर्न मार्केट है वो एक प्रोसेस है, ठीक है, और उसके अंदर हमारे 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट और सेटिस्फैक्शन। तो आपको इस स्टेटमेंट पे ना कमेंट करना है, मतलब इन तीनों पॉइंटों को आपको डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले तो मैंने इस क्वेश्चन को ही समझाया, मतलब एक तरीके से इलैबोरेट करा है, फिर मेन जो हमारा आंसर है वो यहाँ से स्टार्ट है। सबसे पहले हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट के बारे में। फिगरिंग आउट दी व्हाट पीपल वांट्स और नीड्स, दिस इन्वॉल्व मार्केट रिसर्च, अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड्स एंड लिसनिंग दी कस्टमर फीडबैक। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि जो लोग हैं उन्हें मतलब एक्चुअली में चाहिए क्या, वो मार्केट से चाहते क्या है, ठीक है, मतलब उसे किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता लग सकता है? हमें ट्रेंड देख के, मार्केट की रिसर्च करके, कस्टमर का फीडबैक लेके, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है असेसमेंट, इवेल्युएटिंग द आइडेंटिफाई नीड्स एंड डिटरमाइन हाउ द बेस्ट सेटिस्फाई दैम, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले हमने नीड को आइडेंटिफाई करा, अब हमें पता चल गया कि हाँ भाई प्रोडक्ट ना ये वाला चाहिए कस्टमर को, तो हमें ना ये करना है उसमें कि हमें सबसे बेस्ट तरीका ढूंढना है कि हम सबसे बेस्ट तरीके से उस कस्टमर की इन नीडों को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। तो असेसमेंट का मतलब वो ही होता है, ठीक है। This include considering factor like feasibility, profitability एंड कंपटीशन। तो इस जो असेसमेंट है ना, इसमें ये सारे फैक्टर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का मतलब ये है सबसे पहले हमने नीड को आइडेंटिफाई करा, फिर बेस्ट तरीका ढूंढा कि जो कि हमने नीड आइडेंटिफाई करी है उसे पूरा करने का बेस्ट तरीका, और थर्ड में हम उस तरीके से गुड्स और सर्विसेज को डिलीवर करेंगे, किसको? कस्टमर को, ताकि उनकी जो नीड्स है, ताकि उनकी जो ज़रूरतें है वो क्या हो सके, पूरी हो सके। और जब हम उन्हें एक अच्छी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, तो कस्टमर और बिजनेस के जो बीच का जो रिलेशन होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लास्ट में हमने लिखा हुआ है जो कि कंक्लूजन में लिखते हैं, इन अ सेंस मॉडर्न मार्केटिंग इज ऑल अबाउट putting the customer at the center of everything business does. It does not about selling the product but about creating positive experience for the customer that deals to loyalty एंड रिपीट बिजनेस। मतलब जो मॉडर्न मार्केटिंग है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि कस्टमर को खाली गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, हमें एक अच्छी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करनी है ताकि कस्टमर और बिजनेस के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन बने, नेगेटिव ना बने, पॉजिटिव। अगर तुम्हारी मार्केट के अंदर अच्छी गुडविल होगी तभी तो तुम्हारा सामान ज़्यादा बिकेगा। इसलिए अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ना लोगों के ऊपर, तो तुम्हारी जो बिजनेस है उसकी रेपुटेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी और आपकी बिजनेस की मार्केट के अंदर क्या होगी, ग्रोथ होगी, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सप्लेन द कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस विद एन एग्जाम्पल। मतलब आपको कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस के बारे में बताना है एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस कहते किसे हैं। कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ स्टेप दैट कंज्यूमर गो थ्रू व्हेन मेकिंग अ परचेज डिसीजन। इट इज टाइपिकली इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेजेस। अब इन्होंने बोला है कि जो कंज्यूमर है जब वो डिसाइड करता है कि उसे कुछ चीज़ खरीदनी है, मतलब परचेज का डिसीजन लेता है, तो उसके बीच में जितने भी स्टेप आते हैं ना, उसे कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो कि आपका मेन आंसर है, वो है कि इस बाइंग प्रोसेस में कौन कौन से जो स्टेप है वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला स्टेप है वो होता है हमारा प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, दिस इज व्हेन द कस्टमर रियलाइज दे हैव अ नीड और वॉन्ट दैट नीड टू बी फुलफिल्ड। मतलब सबसे पहले तुम रियलाइज ही तो करोगे, हाँ भाई मुझे ना इस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जाम्पल भी इसमें दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट माइट रियलाइज दे नीड अ न्यू लैपटॉप फॉर स्कूल। जैसे एक बच्चे ने रियलाइज़ करा कि उसे ना स्कूल के लिए ना किस चीज़ की ज़रूरत है, एक लैपटॉप की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट होता है, अब हमें पता चल गया कि हमें ना इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन सर्च। वंस द कंज्यूमर recognize a need, they start gathering information about the potential solution, they can involve researching online। तो अब तुम उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑनलाइन भी निकाल सकते हो। ठीक है, अपने दोस्तों से भी बात कर सकते हो, अपनी फैमिली से भी बात कर सकते हो, या फिर जो तुम्हारे आसपास के स्टोर है ना, आप उन पे जाके भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि ना मुझे ना इस चीज़ की ज़रूरत है, तो कौन सा जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब आपने पता लगा लिया कि आपको ये वाला प्रोडक्ट खरीदना है। ठीक है, लेकिन मार्केट के अंदर तो बहुत तरीके के प्रोडक्ट है उसके जैसे, तो उनमें से कौन सा बेस्ट है, तो उस बेस्ट को चूज करने का जो स्टेप है वो होता है इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव। ठीक है, द कंज्यूमर कंपेयर द डिफरेंट ऑप्शन दे हैव फाउंड एंड इवेल्युएट देयर प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है, प्रोज का मतलब होता है हमारा एडवांटेज, ठीक है, और कॉन्स का मतलब होता है हमारा डिसएडवांटेज। दे माइट कंसीडर्ड फैक्टर लाइक प्राइस, फीचर्स, क्वालिटी, ब्रांड रेपुटेशन। तो हम इन चीज़ों की हेल्प से भी ना कंपेयर कर सकते हैं एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से। अब हमने सारी चीज़ कर ली, अब हम फाइनली क्या करेंगे, परचेज डिसीजन। मतलब अब खरीदने के लिए हम स्टोर पे जाएंगे, उससे खरीद लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो फिफ्थ है उसमें बताया गया है आफ्टर मेकिंग अ परचेज द कंज्यूमर इवेल्युएट देयर डिसीजन एंड डिसाइड वेदर दे सेटिस्फाई विद देयर चॉइस। मतलब अब उसने चीज़ परचेज कर ली, अब वो डिसाइड करेगा परचेज करने के बाद, क्या जो मैंने डिसीज़न लिया था इसने मेरी ज़रूरत को सेटिस्फाई करा, क्या इसके लिए मतलब जो प्रोडक्ट मैंने मार्केट से ख़रीदा है ये इसका जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा मेरे लिए, अच्छा रहा या फिर बुरा रहा। अगर अच्छा रहा होगा तो अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली मेम्बर को उसके बारे में अच्छी चीज़ें बताएगा, लेकिन अगर बुरा रहा तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने फ्रेंडों को इसके बारे में बुरी चीज़ें बताएगा, और अगली बार से इस प्रोडक्ट को मार्केट से क्या करेगा, खरीदेगा भी नहीं। ठीक है, तो इस वाले स्टेप को क्या कहा जाता है, पोस्ट परचेज बिहेवियर। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है देयर इज वन एंड ओनली वन वैलिड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस पर्पस। मतलब जो बिजनेस पर्पस है ना उसकी खाली एक ही डेफिनेशन है, क्या, टू क्रिएट अ कस्टमर। खाली जो बिजनेस है उसे कस्टमर को क्रिएट ही करना होता है। डिस्कस द स्टेटमेंट कीपिंग इन द व्यू नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग की नेचर और इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए आपको इस स्टेटमेंट के बारे में क्या करना है, डिफाइन करना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने इस स्टेटमेंट को ही डिफाइन करा है। थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है, द स्टेटमेंट आर्ग्यूज दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ एनी बिजनेस टू गेट एंड कीप कस्टमर। हाँ भाई, ये तो सिंपल सी बात है कि बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो क्या होती है कि अपने कस्टमर को बढ़ाना और जो पुराने कस्टमर है उन्हें रखना। मतलब एग्जिस्टिंग जो कस्टमर है ना उन्हें जोड़ के रखना। दिस मीन्स एवरी द कंपनी डज फ्रॉम मेकिंग प्रोडक्ट टू हायरिंग पीपल शुड फोकस सेटिस्फाइंग कस्टमर रीड्स बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप। और हाँ, बिजनेस का दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है वो ये भी होता है कि कस्टमर को बांध के रखना है एक अच्छे रिलेशन के साथ, खराब रिलेशन के साथ नहीं, अच्छे रिलेशन के साथ बांध के रखोगे तभी तो जो बिजनेस है उसे प्रॉफिट होगा।
ठीक है। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है हमारा, कस्टमर इज ऑल, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कस्टमर। जो मार्केटिंग है ना हमारी, वो बिना कस्टमर के अधूरी है। मतलब अगर कस्टमर ही नहीं होंगे तो मार्केट का बात की भाई, ठीक है। मार्केटर्स स्टडी व्हाट कस्टमर वांट, हेल्प क्रिएट प्रोडक्ट दैट मीट दोज नीड्स एंड फिगर आउट टू बेस्ट कस्टमर, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि मार्केट ना हमारी बिना कस्टमर के चल ही नहीं सकती। हमें वो चीज़ें बनानी है, वो प्रोडक्ट बनाने हैं जो कि कस्टमर के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो, ठीक है। कस्टमर उन प्रोडक्ट को खरीदे और काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहे, खुश रहे उस बिज़नेस से भी, तभी उस बिज़नेस की क्या हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है। अगला हमारा पॉइंट है, क्रिएटिंग कस्टमर हेल्प्स द बिजनेस ग्रो। सिंपल सी बात है, इस पॉइंट में तो काफ़ी ज़्यादा इजी बताया गया है कि भाई अगर जो तुम्हारे कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे ना, तो बिज़नेस की क्या होगी, ग्रोथ होगी। क्योंकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे तो सेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी, अगर सेलिंग ज़्यादा होगी तो तुम्हें प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। अगला इसमें पॉइंट दे रखा है, कीपिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर। हमें कस्टमर बनाने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो नए कस्टमर है हमें खाली उन पर ही ध्यान रखना है, ठीक है। हमें जो हमारे पुराने कस्टमर है ना, हमें उनका भी ध्यान रखना है। मतलब हमें सबको देखना है, नए वाले कस्टमरों को भी और पुराने वाले कस्टमरों को भी, ठीक है। और दोनों को ही इक्वल प्राइस पे सेल करना है। ये नहीं कि पुराने कस्टमरों को हम कम प्राइस पे सेल कर रहे हो, नए को ज़्यादा पे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, कस्टमर आर इम्पोर्टेंट बट नॉट द ओनली थिंग, बिजनेस ऑल्सो नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द सोसाइटी, ट्रीट देयर एम्प्लॉयज़ वेल एंड मेक श्योर दे आर फाइनेंशियली हेल्दी, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि जो कस्टमर है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये नहीं कि कस्टमर के लिए आप सब कुछ भूल जाओ। अपने जो कंपनी के अंदर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आप उन पे भी ध्यान मत दो। अपने पैसे है, जो कितना प्रॉफिट हो रहा है, तुम्हें कितना लॉस हो रहा है, उस पर भी ध्यान मत दो, ठीक है। जो सोशल इन्वायरमेंट पे उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप उस पर भी ध्यान मत दो। ऐसा नहीं करना, आपको सारी चीज़ों पर ध्यान देना है, लेकिन कस्टमर पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो बिज़नेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगला इसमें हमारा पॉइंट है, कस्टमर कैन बी डिफरेंट। अब अगर आपका जैसे जो पुराना कस्टमर था वो ज़्यादा चिकचिकबाजी कर रहा है, ठीक है, तो आप उसे छोड़ सकते हो। ये नहीं कि आप उस पर ही स्टक होकर रह जाओ, मतलब उस पर ही एक तरीके से रुक जाओ, ठीक है। तो जो कस्टमर है वो डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन कस्टमर होने चाहिए। ये नहीं कि आप अगर थोड़ा सा भी चिकचिकबाजी कर रहा है पुराने वाला कस्टमर, आप छोड़ दो उसे। मतलब थोड़ा तो पहले आपको संभालना है। अगर वो ज़्यादा ही करे, ज़्यादा ही आपके जो प्राइस है उनसे सेटिस्फाई ना हो और बोले कि मैं मतलब दूसरे बिजनेस से जाके ये चीज़ें परचेज कर लो, फिर आपको छोड़ देना। आपको एक ही कस्टमर पे स्टक नहीं रहना, ठीक है। रुकना नहीं है कस्टमर पे नए कस्टमर आपको ढूंढना है, लेकिन पुराने कस्टमर का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, व्हाट इज होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो आपको होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है और उसके सिग्निफिकेंस भी बताने हैं, ठीक है, विद एन हेल्प ऑफ एग्जांपल देते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि होलिस्टिक मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। लुकिंग एट योर होल बिजनेस, नॉट जस्ट मार्केटिंग टू गिव कस्टमर बेस्ट एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये है कि हमें ना अपने पूरे बिजनेस को देखना है, खाली कस्टमर को नहीं देखना, हमें अपने पूरे बिजनेस को देखना है। मतलब उसमें ये नहीं कि खाली तुम कस्टमर को ही देख रहे हो, खाली प्रॉफिट को ही देख रहे हो, खाली सेल को ही देख रहे हो, ठीक है। उसमें कुछ भी हो सकता है। मतलब तुम्हें ना एक चीज़ पर नहीं रुकना, पूरे बिजनेस को एक साथ लेके चलना है, ठीक है, ताकि जो तुम्हारे कस्टमर है ना, उन्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके तुम्हारे बिजनेस से, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, तुम ना केक बना रहे हो, ठीक है, तुमने केक के अंदर सारे इंग्रेडिएंट डाल दिए, मतलब सारी चीज़ें डाल दी, लेकिन तुमने स्टेप अच्छे से फॉलो नहीं करे, तो जो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट होगा वो खराब ही निकलेगा ना। इसलिए तुम्हें सारी चीज़ें भी डालनी है केक के अंदर, ठीक है, और सारे स्टेप भी फॉलो करने हैं, ठीक है। अगर तुम होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करते हो तो इससे बिजनेस की क्या क्या हेल्प होगी, तो उसके बारे में बात करते हैं। कीपिंग थिंग्स कंसिस्टेंट, कस्टमर गेट्स द सेम ग्रेट एक्सपीरियंस एवरीवेयर। अगर तुम एक ही तरीके से अपने जो कस्टमर है उन्हें ट्रीट करते हो हर बार, तो उन्हें हर बार मतलब सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना, सेम एक्सपीरियंस मिलेगा। चाहे तुम्हारे बिजनेस की ब्रांच वो दिल्ली में हो, चाहे तुम्हारी बिजनेस की ब्रांच वो गुड़गांव में हो, ठीक है, तो उन्हें यहाँ भी सेम एक्सपीरियंस मिलेगा और वहाँ भी सेम एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि दोनों ही जगह उन्हें इक्वली ट्रीट करा जा रहा है, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप।
ठीक है। इसमें बताया गया है कि अगर तुम अपने जो कस्टमर है उनकी नीड्स को अच्छे से सेटिस्फाई करते हो तो तुम्हारे बिजनेस और जो तुम्हारे कस्टमर है उनके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ट होता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, अगर ये सारी चीज़ अच्छे से हो रही है तो सिंपल सी बात है भाई कि तुम्हें गेट बेटर रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। अगर तुम सारा काम अच्छे से मिलजुल के कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें क्या होगा, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तुम्हारे जो बिजनेस है उसका जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और तुम्हारे ओवरऑल जो बिजनेस है उसकी क्या होगी, ग्रोथ होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, व्हाट इज मीन्ड बाय मार्केट सेगमेंटेशन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मार्केट टारगेटिंग, ठीक है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वेरियस फैक्टर इफेक्टिंग द मार्केट सेगमेंट। तो आपको ये बताना है कि जो मार्केट सेगमेंट है वो कहते किसे है और वो मार्केट टारगेटिंग से कैसे अलग है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो मार्केट सेगमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट सेगमेंट कहते किसे हैं। मार्केट सेगमेंट इज़ लाइक डिवाइडिंग अ बिग क्राउड इनटू स्मॉलर ग्रुप विद सिमिलर इंटरेस्ट। मतलब एक बड़े झुंड को छोटे छोटे ग्रुप के अंदर डिवाइड कर देना, उसे मार्केट सेगमेंट कहा जाता है। अब बात करते हैं मार्केट टारगेटिंग किसे कहा जाता है। मार्केट टारगेटिंग इज लाइक चूजिंग वन और टू ऑफ दोज स्मॉलर ग्रुप्स टू फोकस ऑन व्हाई डू इट, ठीक है। अब जो तुमने बड़े ग्रुप के छोटे छोटे क्या करे थे, पार्ट करे थे, उन पार्ट में से कोई एक चुन लो तो उसे क्या कहा जाता है, मार्केट टारगेटिंग कहा जाता है, ठीक है। अब जो मार्केट सेगमेंट है वो अच्छा क्यों होता है, ठीक है, वो मार्केट टारगेटिंग से मार्केट सेगमेंट अच्छा क्यों होता है, क्योंकि वो कस्टमर को बेटर अंडरस्टैंड करने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा, मोर इफेक्टिव मार्केटिंग। अगर हम मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं तो उसे हम अच्छे लोगों तक पहुंच सकते हैं, मतलब सही लोगों तक पहुंच सकते हैं एक सही मैसेज के साथ, ठीक है। अब उन फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं जो कि मार्केट सेगमेंट को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारा डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स के अंदर आती है हमारी पर्सन की एज, उसका जेंडर, उसकी इनकम। तो भाई मार्केट को तो ये सारी चीज़ तो इफेक्ट तो करेगी ना, किसी की एज, जेंडर, इनकम। फिर आता है हमारा लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में आता है हमारा इंटरेस्ट, हॉबीज़ और वैल्यूज़, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी लोकेशन। मार्केट और बिजनेस तुम्हारा मेनली लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि तुम्हारे किस लोकेशन पे पड़ रहा है, ठीक है। अगर इंडस्ट्रियल लोकेशन है तुम्हारी तो वहाँ पे तुम्हारी सेल ज़्यादा होगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से। तो लोकेशन के अंदर आती है हमारी सिटी, रीजन और क्लाइमेट, ठीक है। अब तुम शिमला के अंदर जाके बर्फ़ का गोला तो नहीं बेच सकते, वहाँ तुम गर्म चीज़ें बेचोगे ना, क्योंकि वहाँ पे उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। तो लोकेशन भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन के बारे में। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हाउ डज द चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड नेचुरल इन्वायरमेंट इफेक्ट द फर्म मार्केटिंग डिसीजन, ठीक है। सपोर्ट योर आंसर विद रियल लाइफ एग्जांपल। मतलब जो टेक्नोलॉजी है और इन्वायरमेंट है, अगर इसमें चेंज आ जाए तो ये फर्म के मार्केटिंग डिसीजन पे क्या इफेक्ट डालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे फर्म के मार्केटिंग डिसीजन पे। अगर हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाए और बेहतर हो जाए तो हमें नया तरीका मिल जाएगा कस्टमर तक पहुंचने का, ठीक है। दूसरा कि हम और डाटा कलेक्ट कर पाएंगे कस्टमर के बारे में, ठीक है। तीसरा, जहां हम मतलब लोगों से कांटेक्ट कर करके बताते हैं कि हाँ भाई हमारा ये वाला प्रोडक्ट है, ये वाला इतने का है, ये मार्केट के अंदर इतने का आया है, ठीक है। तो ये चीज़ें, लेकिन अगर हमारी टेक्नोलॉजी में अपडेट आ जाएगा तो हम डिजिटल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मतलब एक क्लिक में ना हम करोड़ों अरबों लोगों से जॉइंट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है मार्केटिंग डिसीजन के ऊपर, ठीक है। सीजनल डिमांड, आपने देखा होगा कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी सीजनल डिमांड होती है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि अभी सर्दी का टाइम चल रहा है हमारा, ठीक है, तो अभी जैकेट, स्वेटर, इन सारी चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड होगी। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, कभी कभार क्या होता है कि इन्वायरमेंट में चेंज आने की वजह से कुछ चीज़ों की डिमांड भी बढ़ जाती है, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है कि नेचुरल डिजास्टर आ जाता है ना, तो उसकी वजह से भी कुछ चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है या फिर कुछ चीज़ों की डिमांड घट जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 7 के बारे में। इसमें पूछा गया है, व्हाट इज
कोग्निटिव डिसोनेंस, ठीक है। कोग्निटिव डिसोनेंस is the uncomfortable feeling you get when your action do not match your beliefs. It is like when you know you should eat healthy but you eat a whole pizza. This is mismatch between what you think you should do, what you actually do create वो फीलिंग, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि कोग्निटिव डिसोनेंस उसे कहा जाता है कि वो अनकंफर्टेबल फीलिंग कि मतलब तुम चाहते कुछ और थे लेकिन तुमने कर कुछ और दिया। जैसे तुम्हें पता था कि अगर तुम अनहेल्दी खाना खाओगे ना तो उससे तुम्हारी बॉडी ख़राब होती है, पता है ना तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम मोमोज रोल खाते हो। ऐसी मैंने एग्जांपल दे रखा है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें ना हेल्दी खाना है लेकिन फिर भी तुम एक पूरा पिज़्ज़ा, लार्ज पिज़्ज़ा खा के बैठ गए विद मेयोनीज एंड चिली पटैटो, ठीक है। तो इसमें यही बताया हुआ है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। डिफाइन साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। तो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग कहते किसे, आपको उसको क्या करना है, डिफाइन करना है। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग इज अ ट्रिक बिजनेस यूज टू मेक प्राइजेज लुक मोर अपीलिंग। तो ये एक ऐसी ट्रिक होती है जो कि बिजनेस यूज़ करता है अपने प्राइजेस के अंदर ताकि जो प्राइस है ना वो और अट्रैक्टिव दिखे। जैसे आपने देखा होगा कि कोई 10 वाली चीज़ होगी ना उसे कस्टमर नहीं खरीदेगा, लेकिन अगर उसी का ही प्राइस अगर वो 9.99 रख देना जबकि बात सेम है, 1 पॉइंट से कम है, तो वो उस चीज़ को खरीदेगा, ठीक है। दूसरा, अगर आपको दिखा हुआ है कि हाँ भाई इस चीज़ पे मतलब इस दुकान पे ना एक नया प्रोडक्ट आया है, ठीक है, तो आप उसे नहीं खरीदोगे, लेकिन आप जो दुकान वाला है वो बोलेगा ना कि इस प्रोडक्ट का लिमिटेड ऑफर है, तो आप झट से खरीद लोगे। अब भाई लिमिटेड ऑफर है, फिर चले जाएगा, फिर मैं कैसे खरीदूंगा, ठीक है। तो वो एक तरीके से ना फोर्स कर देता है, ये ऐसी ट्रिक है, ये कस्टमर को फोर्स कर देता है कि हाँ भाई अभी खरीद ले, अगर अभी नहीं खरीदेगा ना तो फिर बाद में तुझे ये नहीं मिल पाएगा। अब हम बात करते हैं डिफाइन सोशल मार्केटिंग, ठीक है। तो सोशल मार्केटिंग के बारे में आपको इसमें क्या करना है, बताना है। सोशल मार्केटिंग इज लाइक यूजिंग मार्केटिंग ट्रिक्स टू हेल्प पीपल मेक गुड चॉइस फॉर देमसेल्फ एंड वर्ल्ड। तो सोशल मार्केटिंग के अंदर हम किसी चीज़ को बेचते नहीं हैं, हम ना लोगों को इसमें अवेयर करते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, ठीक है। देखो वही लाइन लिखी हुई है, इंस्टीड ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट इट्स अबाउट एनकरेजिंग थिंग लाइक, क्या क्या चीज़ को मतलब एनकरेज करते हैं, हमें रिसाइकलिंग करनी चाहिए, ठीक है, हमें हेल्दी ईटिंग करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, गिविंग टू चैरिटी, हमें चैरिटी में भी क्या करना चाहिए, डोनेट करना चाहिए। इट इज़ लाइक यूजिंग द पावर ऑफ मार्केटिंग टू मेक वर्ल्ड बेटर, मतलब ये एक ऐसी पावर है मार्केटिंग की जो कि यूज़ करी जाती है पूरे संसार को और बेहतर बनाने में, ठीक है। अब देखते हैं हम अपने 10th क्वेश्चन को। इसमें पूछा गया है हमारा डिफाइन सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग मायोपिया। तो ये किसे कहते हैं, इट इज़ लाइक बीइंग फोकस्ड ऑन बीइंग ग्रीन दैट यू फॉरगोट टू मेक प्रोडक्ट दैट पीपल एक्चुअली वांट टू सी। ये काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार भी है। मतलब आपने ना अपने प्रोडक्ट को इको फ्रेंडली बनाने के चक्कर में ना आप ये भूल गए कि जो कंज्यूमर था ना उसे एक्चुअली में क्या चाहिए था, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अ कंपनी स्टार्टेड टू मेक इको फ्रेंडली शूज़ बाय फोकसिंग ऑन द इन्वायरमेंट ग्रीनरी। हाँ भाई, इन्वायरमेंट की ग्रीनरी पर फोकस करके उसने इको फ्रेंडली शूज़ बनाना स्टार्ट करा। बट इन एक्चुअली द शूज़ दैट वर मेड बाय द कंपनी इज़ अनकम्फर्टेबल। लेकिन जो वो जूते बनाए गए ना कंपनी के द्वारा वो अनकम्फर्टेबल है। ग्रीनरी तो है, इन्वायरमेंट के लिए तो एक मतलब अच्छी चीज़ है, लेकिन लोगों के लिए अनकम्फर्टेबल है, ठीक है। तो ग्रीनरी बनाने के चक्कर में मतलब इको फ्रेंडली बनाने के चक्कर में उसने अनकंफर्टेबल शूज़ बना दिया जो कि कस्टमर को पसंद नहीं आए, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन 11 के बारे में। इसमें लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है, ये मैंने काफ़ी शॉर्ट में बताया, आप इसे एक्सप्लेन कर देना। और इट इज़ रेफर्स टू सेम मैसेज शो एट ऑल एडवर्टाइजमेंट टूल्स। मतलब जितने भी एडवर्टाइजमेंट टूल है ना हमारे, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, ठीक है, और मतलब ऑनलाइन जितने भी मीडिया है, ठीक है, इस पर ना आपके बिजनेस का एक सेम मैसेज शो होना चाहिए। ये नहीं कि आप इंस्टाग्राम पे आपने अपने प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपये डाल रखा है और न्यूज़पेपर में आपने उसी प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपये डाल रखा है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 को। तो इसमें बोला गया है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल ब्रांडिंग
और अम्ब्रेला ब्रांडिंग डिस्कस देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो आपको इसमें इंडिविजुअल ब्रांडिंग और अम्ब्रेला ब्रांडिंग के बीच में डिफरेंस बताना है, ठीक है, दोनों को डिफाइन करना है और आपको दोनों के ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं। तो चलिए देखते हैं इंडिविजुअल ब्रांडिंग किसे कहते हैं। ईच प्रोडक्ट हैज़ इट्स ओन यूनिक ब्रांड, मतलब हर एक प्रोडक्ट होगा ना उसके अलग ही यूनिक ब्रांड होंगे, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि जैसे मेरे पास एक दूध की थैली है तो उसका एक अलग ब्रांड है, ठीक है। मैं कहूँ एक कोलगेट है तो उसका एक अलग ब्रांड है। मैं कहूँ एक शैम्पू है उसका एक अलग ब्रांड है, तो उसे बोलेंगे हम इंडिविजुअल ब्रांडिंग। अब इसके एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। एडवांटेजेस को प्रोज भी कहा जाता है। सबसे पहला एडवांटेज है इसका हमारा टारगेटेड मार्केटिंग। अब जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था शैम्पू, कोलगेट, ठीक है, या फिर दूध का, तो उनके ना टारगेट मार्केटिंग होती है। अब मतलब शैम्पू वाला जो प्रोडक्ट है वो दूध वाले प्रोडक्ट के मार्केट में तो आ नहीं सकता, या फिर दूध वाला जो प्रोडक्ट है हमारा वो शैम्पू वाले मार्केट में नहीं आ सकता। तो इनकी ना एक स्पेसिफिक मार्केट होती है, ठीक है। दूसरा इसमें हमारा पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। इंडिविजुअल प्रोडक्ट कैन बी रीपोजिशन एंड डिस्काउंटेड विदाउट इफेक्टिंग दी अदर। मतलब हम कोई भी प्रोडक्ट को रीपोजिशन कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को डिस्काउंट कर सकते हैं, मतलब उसके प्राइस ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसे मार्केट से हटा सकते हैं, तो उसका ना एक दूसरे पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों के ही अलग अलग ब्रांड है, दोनों के ही अलग अलग मार्केट है, ठीक है। आगे रिड्यूस रिस्क। अब एक बिजनेस है, उसने अपने अलग अलग प्रोडक्ट बना रखे हैं। दूध का अलग प्रोडक्ट है, उसका अलग ब्रांड है। शैम्पू का अलग प्रोडक्ट है, उसका अलग ब्रांड है, ठीक है। कोलगेट का अलग प्रोडक्ट है, उसका अलग ब्रांड है। तो अगर उसके इन तीनों प्रोडक्ट में से कोई एक भी फेल हो जाए ना, तो उसकी रेपुटेशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि बाकी के दो प्रोडक्ट तो है और दोनों के ही ब्रांड अलग अलग है। तो इस तरीके से ये हमारा रिस्क है, उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। हायर कॉस्ट। अब भाई हम जो प्रोडक्ट है उसके अलग अलग ब्रांड बनाएंगे, ठीक है, उन्हें अलग अलग मार्केट में सप्लाई करेंगे, तो उसकी जो कॉस्ट है वो तो हाई आएगी, ठीक है। दूसरा हमारा इसमें पॉइंट है ब्रांड डाइल्यूटेशन, ठीक है, व्हेन द वैल्यू ऑफ ब्रांड इज डिक्रीज ड्यू टू इनकंसिस्टेंट यूज। अब हम एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट को बारंबार यूज़ करते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके एक टाइम ऐसा आएगा कि उससे भी अच्छा प्रोडक्ट आ जाएगा मार्केट के अंदर, और जो वो हमारा पुराना प्रोडक्ट, अब जो हमारा प्रोडक्ट है वो पुराना हो जाएगा मार्केट के अंदर, और जो उसकी वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट के बारे में। स्लो ब्रांड इक्विटी ग्रोथ। ईच ब्रांड रिक्वायर यूनिक इन्वेस्टमेंट। तो जो हमारा हर एक प्रोडक्ट है उसका हर एक ब्रांड है, तो उन हर एक ब्रांड में अलग अलग इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट हमें काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए इनकी जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। अब बात करते हैं अम्ब्रेला ब्रांडिंग के बारे में, ठीक है। अम्ब्रेला ब्रांडिंग का मतलब होता है कि एक ब्रांड के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं, तो उसे अम्ब्रेला ब्रांडिंग कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसके एडवांटेजेस। कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब जब हमारे एक ब्रांड के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे तो हम एक ब्रांड से ही उसे रेगुलेट कर सकते हैं ना, तो उसकी कॉस्ट हमें काफ़ी ज़्यादा क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी एज़ अगर हम उसका कंपैरिजन करें, किससे कंपैरिजन करें, अगर हम उसका कंपैरिजन करें इंडिविजुअल ब्रांडिंग से, ठीक है। पॉइंट इसमें हमारा आता है स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन। जैसे कि हमें पता है अम्ब्रेला ब्रांडिंग के अंदर क्या होता है, हमारे एक ब्रांड के अंदर कई सारे प्रोडक्ट आते हैं। अगर उसमें से किसी एक प्रोडक्ट की भी मार्केट के अंदर गुडविल अच्छी है ना, तो जो कस्टमर है वो बिना कुछ सोचे समझे उस ब्रांड के दूसरे प्रोडक्ट पे भी क्या कर सकता है, ट्रस्ट कर सकता है। तो इसमें इजीली ट्रस्ट कर सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें हमारा आता है फास्टर ब्रांड इक्विटी ग्रोथ। द पेरेंट्स ब्रांड गेट्स बेनिफिट फ्रॉम द सक्सेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है क्योंकि इनका सेम ही ब्रांड होता है सभी प्रोडक्ट का, तो अगर एक की भी मार्केट के अंदर गुडविल है या फिर उसकी डिमांड ज़्यादा है ना, तो उसका बेनिफिट बाकी के प्रोडक्ट को भी मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। सबसे पहला क्या है, लिमिटेड टारगेटिंग। क्योंकि इनके ब्रांड सेम ही होते हैं इसलिए इनकी क्या होती है, लिमिटेड टारगेटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारा
ब्रांड डाइल्यूशन रिस्क, ठीक है, ब्रांड डाइल्यूशन रिस्क। अगर इसमें जैसे अगर एक प्रोडक्ट को फ़ायदा हो रहा था तो उसके बाकी रिमेनिंग प्रोडक्ट को भी फ़ायदा हो रहा था, ऐसी अगर एक प्रोडक्ट का फेलियर होगा या फिर उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा तो उसका इफेक्ट ब्रांड के बाकी प्रोडक्टों के ऊपर भी पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा थर्ड पॉइंट, लेस फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। रीपोजिशनिंग एंड डिस्काउंटिंग कैन बी चैलेंजिंग, क्योंकि सेम ही ब्रांड होता है इसमें हमारा, और सेम ब्रांड के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो उनकी डिस्काउंटिंग मतलब प्राइस के अंदर चेंज लाना या फिर किसी चीज़ को हटा के किसी चीज़ को ऐड ऑन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उनके यूनिक ब्रांड नहीं होते, इसलिए एक दूसरे पर इफेक्ट जल्दी पड़ता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने 13 क्वेश्चन के बारे में। डू ऑल कंज्यूमर पास थ्रू द ऑल स्टेज इन बाइंग एज इन द केस ऑफ, क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, बाइंग अ शैम्पू और अ पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। दूसरा पूछा गया है बाइंग अ डबल डोर फ्रिज एंड टॉयलेट सोप, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया है क्या हर एक जो कंज्यूमर है वो एक ही स्टेज से पास होगा, चाहे वो शैम्पू बाय करे, चाहे डबल डोर फ्रिज बाय करे, चाहे टॉयलेट सोप बाय करे, चाहे कंप्यूटर बाय करे। तो जो इसका आंसर है वो मेनली है नो। भाई तू शैम्पू खरीद रहा है और एक बंदा हमारा क्या खरीद रहा है, एक खरीद रहा है हमारा फ्रिज, तो दोनों पे अलग अलग इम्पैक्ट पड़ेगा ना, दोनों अलग अलग स्टेज से गुजरेंगे, ठीक है। तो अब इसका आंसर देखते हैं प्रॉपर। नो, नॉट ऑल द कंज्यूमर गो थ्रू एवरी स्टेज ऑफ द बाइंग प्रोसेस फॉर एवरी परचेज, ठीक है। तो हर एक जो कंज्यूमर है वो सेम स्टेज से नहीं जाएगा, ठीक है। अगर बात करें हम शैम्पू की, यू माइट जस्ट ग्रैब योर यूजुअल ब्रांड विदाउट मच थॉट, तो शैम्पू में हम नॉर्मली खरीद लेंगे यार, इतने ब्रांड के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि हमारी हैबिचुअल बाइंग है, आदत है क्योंकि हमारी ये। लेकिन अगर हम बात करें पीसी के बारे में, तो जो पीसी है वो हमारा एक बिग डिसीजन है जिसमें हमें लॉट ऑफ रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बाइंग है, ठीक है। रिसर्च करके तो भाई पीसी बनवाओगे, हर दूसरे दिन तो पीसी नहीं बनवाता कोई, ठीक है। टाइम के बाद बनवाते हैं कुछ सालों, ठीक है। हम जैसे लोग तो भाई एक बार पीसी खरीद लिया तो जन्म जिंदगी के लिए वही चलाना है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रिज की। फ्रिज, टीवी, ये चीज़ें ना आप ना एक ब्रांड से खरीदते हो जिसके बारे में आप पहले से ही जानते हो, जैसे एलजी का एक ब्रांड था, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो काफ़ी पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ना, आप उसी क्वालिटी का खरीदोगे फ्रिज, ठीक है। या फिर टीवी का भी एग्जाम्पल आ सकता है। अब बात करते हैं सोप की। सिंपल क्विक परचेज रूटीन बाइंग, इट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट एंड द पर्सन, और ये प्रोडक्ट और पर्सन पे डिपेंड होता है, ये हमारी रूटीन बाइंग होती है, इसके बारे में भी हम ज़्यादा नहीं सोचते, ठीक है। सोप भी कोई सा भी खरीद लेते हैं, ठीक है। समटाइम वी स्किप स्टेप्स, समटाइम वी गो बैक एंड फोर्थ, और कभी कभार हम जो परचेजिंग के स्टेप होते हैं ना वो हटा देते हैं। वो बाइंग प्रोसेस हमने पढ़ा था ना, उसमें जो सारे स्टेप थे उन्हें फॉलो नहीं करते डायरेक्टली, जो मतलब चीपेस्ट चीज़ें होती है, डेली रूटीन की चीज़ें होती है, उनमें हम ये चीज़ें हटा देते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक्सपेंसिव चीज़ें होती है, लग्जरी चीज़ें होती है, उसमें हम बाइंग प्रोसेस के सारे जो स्टेप है वो क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, एज द मार्केटर ऑफ हाई डेफिनेशन टीवी यू हैव टू डिसाइड बिटवीन द पेनिट्रेशन और स्कीपिंग प्राइस पॉलिसी, एक्सप्लेन द फैक्टर यू वुड कंसीडर इन द मेकिंग दैट चॉइस। अब आपको इसमें क्या बताना है, आपको इसमें डिफरेंस बताना है किसके किसके बीच में, एक तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग के बीच में और एक स्कीमिंग प्राइसिंग के बीच में, दोनों क्यों अच्छी है, ठीक है। एक तरीके से कंपैरिजन बताना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेनिट्रेशन प्राइसिंग के बारे में। लो इनिशियल प्राइस अट्रैक्ट अ लार्ज कस्टमर बेस क्विकली। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी का मतलब ये होता है कि इसमें ना हम ना जो प्राइस है अपना इनिशियल प्राइस, जो स्टार्टिंग प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कम रखते हैं। अगर प्राइस कम होगा तो कस्टमर क्या होगा, ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। ये तो भाई सिंपल सी स्ट्रैटेजी होती है हमारी, ठीक है। दूसरा कि ये ना इसका गोल क्या होता है, गोल होता है इसका गेन मार्केट शेयर एंड डिस्करेज कॉम्पिटिटर। भाई अगर तुम मार्केट के अंदर से जो मतलब जो प्राइस वाला ये लूप चल रहा है ना, मतलब अगर सबसे कम तुम अपने प्रोडक्ट का प्राइस रख दोगे तो उससे क्या होगा, उससे जितने भी सारे मार्केट के अंदर
कस्टमर है ना वो तुम्हारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो क्या करने लग जाएंगे, परचेज करने लग जाएंगे, और जो कॉम्पिटिटर है वो बिजनेस छोड़ के चले जाएंगे। यही होता है ना, चाइना भी यही रूल अप्लाई करता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा स्कीमिंग प्राइसिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग में क्या होता है, हाई इनिशियल प्राइसिंग। इसमें स्टार्टिंग से ही जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रखे जाते हैं। टारगेट अर्ली अडोप्टर, मतलब ये उन लोगों को टारगेट करता है जो कि हाई प्राइस पे भी चीज़ों को खरीद लेते हैं और प्रीमियम भी पे करते हैं, ठीक है। जो स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी होती है उसका गोल क्या है, उसका गोल है हमारा मेनली मैक्सिमाइज प्रॉफिट अर्ली ऑन देन ग्रेजुअली लोअर प्राइसेस। पहले क्या करना है कि अच्छे से हमें जो प्रॉफिट है उसे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। अब ये किस फैक्टर पर बेस्ड है कि हमें पेंट्रेशन प्राइस पॉलिसी लगानी है या फिर स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी लगानी है, तो ये कुछ फैक्टर है, उन चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि हम कौन सी पॉलिसी लगाएंगे इन दोनों में से। सबसे पहला हमारा फैक्टर आता है कंपटीशन। अगर मार्केट के अंदर कंपटीशन ज़्यादा है तो हम कम प्राइस रखेंगे, मतलब पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी लगाएंगे। लेकिन अगर मार्केट के अंदर कंपटीशन कम है तो हम स्कीमिंग लगाएंगे, ठीक है, समझ आ रहा है। आगे आगे हमारा प्रोडक्ट। अगर कोई हमने यूनिक प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, मार्केट में एकदम यूनिक प्रोडक्ट आता है ना, तो कभी भी उसका जो प्राइस है वो कम नहीं होता, वो ज़्यादा होता है। इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है या फिर ऐसा कमोडिटी है, ठीक है, जो हमारी कमोडिटी है, कस्टमर है उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो कि कस्टमर के द्वारा काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, उसका जो प्राइस है वो लो ही रखा जाता है, तभी तो मार्केट के अंदर उसकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तीसरा हमारा फैक्टर आता है कस्टमर, ठीक है। अगर प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है, मतलब ऐसा कस्टमर है अगर प्राइस ज़्यादा कराना तो वो प्रोडक्ट को लेगा ही नहीं, तो हम पेनिट्रेशन पॉलिसी लगाएंगे, ठीक है, मतलब इतना प्राइस रखेंगे कि अफोर्डेबल हो, कोई भी बंदा उसे खरीद सके। लेकिन अगर हमारा अर्ली अडोप्टर है, मतलब ऐसे बंदे हैं मार्केट के अंदर कि प्राइस से उन्हें कुछ नहीं लेना, चाहे कितना ही प्राइस हो खरीद लेंगे, तो हम कौन सी पॉलिसी लगाएंगे, स्कीमिंग, ठीक है। अगला फैक्टर हमारा आता है प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर प्रोडक्ट बनाने में हमारी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लगी है तो हम कौन सी पॉलिसी अप्लाई करेंगे, स्कीमिंग पॉलिसी अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी काफ़ी ज़्यादा कम लगी है, ठीक है, तो हम पेनिट्रेशन करेंगे, ठीक है, तो फिर हम कम प्राइस रख देंगे अपने प्रोडक्ट का। तो ये तो होप कि आपको समझ में आया, काफ़ी ज़्यादा ईजी भी था और इम्पोर्टेंट भी था पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखते हैं अपना 15 क्वेश्चन और देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। 15 क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट फैक्टर्स शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल प्लानिंग द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फॉर एन एफएमसीजी प्रोडक्ट। तो क्या फैक्टर ध्यान में रखने चाहिए जब हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है, किन प्रोडक्ट की, एफएमसीजी प्रोडक्ट की, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये एफएमसीजी प्रोडक्ट है क्या। एफएमसीजी स्टैंड फॉर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को एफएमसीजी कहा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में मैं बोलूं, एफ से होगा हमारा फूड, पर्सनल केयर, हाउस होल्ड आइटम की, मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी होते हैं लोगों के लिए, उन्हें बोलते हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट, ठीक है। अब फैक्टर देख लेते हैं, फैक्टर ऑफ एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सबसे पहला है रीच, हाउ टू गेट योर प्रोडक्ट टू द मोस्ट कस्टमर्स, थिंक बिग स्टोर स्मॉल शॉप। तो सबसे पहला हमें ये देखना होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा कस्टमर तक कैसे रीच कर सकते हैं, ठीक है, किसके थ्रू रीच कर सकते हैं, किसके थ्रू पहुंचा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं स्पीड, कि जो हमारी डिलीवरी है फ्रेश प्रोडक्ट की वो कितनी फास्ट है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कॉस्ट, कि हमें अपने जो प्रोडक्ट है वो कितनी कॉस्ट पे रखने हैं ताकि वो सबके लिए अफोर्डेबल हो और हर एक बंदा उस प्रोडक्ट को ईजिली क्या कर सके, परचेज कर सके। अगला हमारा पॉइंट आता है इन्वेंटरी, मैनेज स्टॉक वेल टू अवॉइड शॉर्टेज और वेस्ट कंपटीशन, हाउ डू योर रिवेल्स डिस्ट्रीब्यूट, कैन यू डू इट बेटर। इसका मतलब ये है कि हमें ना हमेशा एक अच्छी इन्वेंटरी मेंटेन करके रखनी है, ठीक है, कभी भी हमें शॉर्टेज ना हो, मतलब कमी ना हो, मार्केट के अंदर डिमांड चल रही है और हमारे पास सामान है ही नहीं बेचने के लिए, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है हमारा कस्टमर नीड,
वेयर एंड व्हेन डू पीपल बाय योर टाइप ऑफ प्रोडक्ट, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट की कब ज़रूरत है, मतलब कहाँ पर ज़रूरत है, कब ज़रूरत है, और किस तरह के प्रोडक्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में खाली इतना ही था। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है व्हाट इज मीन्ड बाय प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट किसे कहा जाता है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट स्पेसिफाई विच प्राइसिंग पॉलिसी नीड टू बी अडोप्ट। कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी हमें अडोप्ट करनी चाहिए, ठीक है, मैन्युफैक्चर के द्वारा, और क्यों करनी चाहिए, मतलब प्रोडक्ट प्राइसिंग किसे कहा जाता है और कौन सी पॉलिसी अडोप्ट करनी चाहिए मैन्युफैक्चरर के द्वारा, मतलब जो प्रोडक्ट बनाता है उसके द्वारा, और क्यों। इसमें हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट है हाईली फैशनेबल ड्रेस डिज़ाइनर बाय रीतू बेरी। ठीक है, ये हाईली एक कोई फैशनेबल ड्रेस बनाई गई है एक लड़की के द्वारा। दूसरा इसमें हमारा पॉइंट है अ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड टेक्स्ट बुक फॉर बीकॉम कोर्स। एक नई बुक इंट्रोड्यूस करी गई है बीकॉम कोर्स के लिए। ठीक है, तीसरा हमारा पॉइंट है अ डिटर्जेंट ब्रांड, मतलब एक डिटर्जेंट ब्रांड आया तो उसमें कौन सी पॉलिसी लगेगी। अब इसमें पॉलिसी कौन कौन सी अप्लाई होगी, हमने 2 पॉलिसी पढ़ी थी, कौन सी, पेंट्रेशन पॉलिसी और एक स्कीमिंग पॉलिसी। तो उनमें से इन तीनों पॉइंटों में कौन सी पॉलिसी अप्लाई होगी और क्यों अप्लाई होगी, तो वो आपको बताना है इसमें। ठीक है, पहले बात करेंगे प्राइसिंग किसे कहा जाता है। प्राइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अ वैल्यू फॉर योर प्रोडक्ट। मतलब प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि अपने प्रोडक्ट के लिए कोई एक वैल्यू सेट करना, उसके प्रोसेस को प्राइसिंग कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ लाइक पुटिंग अ प्राइस टैग, मतलब इसका मतलब ये है कि हमें प्राइस टैग लगाना है जो कि हम सेल कर रहे हैं मार्केट के अंदर, मतलब उस चीज़ के ऊपर प्राइस टैग लगाना है जो हम मार्केट के अंदर सेल आउट कर रहे हैं। लेकिन ये कभी भी रैंडम नहीं होता, मतलब जो प्रोडक्ट हम मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं उसका जो प्राइस है वो तुक्के से सेट नहीं करा जाता, उसके लिए हमें कुछ फैक्टर ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है, तो वो फैक्टर कौन कौन से होते हैं, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब उस चीज़ को बनाने में हमारी कॉस्ट कितनी आई, पहली चीज़ तो हम वो देखेंगे। टारगेट मार्केट, मतलब हमें कौन सी मार्केट के अंदर उसे टारगेट करना है, कौन सी मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना है। ठीक है, मतलब जैसे मैं एग्जांपल दूं, एक है हमारी लोकल मार्केट। लोकल मार्केट के अंदर तुम्हें जो सामान है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिल जाएगा, लेकिन अगर वो ही जो सामान है वो अगर तुम प्रोफेशनल मार्केट में जाके खरीदो तो वही सेम सामान तुम्हें काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलेगा। ठीक है, तो मार्केट भी हमारी क्या करती है, मैटर करती है। अगला हमारा पॉइंट है कॉम्पिटिशन। अगर कंपटीशन ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर कंपटीशन ज़्यादा होगा तो हमें लोअर प्राइस पे बेचना पड़ेगा, अगर कंपटीशन कम होगा तो हम ज़्यादा प्राइस पे भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये फैक्टर हमें ध्यान में रखने होते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो दे रखा था हमारे क्वेश्चन में, हाईली फैशनेबल ड्रेस बाय रीतू बेरी प्राइसिंग पॉलिसी स्कीमिंग। इसमें हम स्कीमिंग लगाएंगे, पॉलिसी क्यों लगाएंगे, दिस इज़ अ डिज़ाइनर ड्रेस सो इट टारगेट अ मार्केट विलिंग टू पे प्रीमियम फॉर एक्सक्लूसिव एंड ब्रांड नेम। तो इसमें ना भाई एक डिज़ाइनिंग ड्रेस है, मतलब एक डिज़ाइनर ड्रेस है, तो इसके लिए जो लोग हैं वो प्रीमियम भी पे करेंगे, मतलब ज़्यादा अमाउंट पे करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, स्कीमिंग पॉलिसी लगाएंगे। दूसरा हमारा था एक बुक इंट्रोड्यूस करी गई थी बीकॉम की। ठीक है, तो उसमें हम कौन सी लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे पेनिट्रेशन माइट विद कंबाइंड स्कीमिंग। हम इसमें दोनों पॉलिसी लगा सकते हैं, पेनिट्रेशन भी और स्कीमिंग भी। क्यों, इट इज़ अ न्यू टेक्स्ट बुक सो द ब्रांड अवेयरनेस इज़ द की। अब भाई नई बुक लॉन्च होती है तो उसका कुछ ब्रांड भी होता है, अब ब्रांड के नाम से ही चीज़ें बिकती है मार्केट के अंदर। ठीक है, पेनिट्रेशन कैन बी अट्रैक्टिव स्टूडेंट बाय कीपिंग देयर प्राइस कॉम्पिटेटिव। और पेनिट्रेशन पॉलिसी से हम कैसे अट्रैक्ट करेंगे लोगों को, क्योंकि स्टूडेंट है, अगर हम कम प्राइस करें रखेंगे अपने प्रोडक्ट का, टेक्स्ट बुक का, तो जो स्टूडेंट्स है ना वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। लेकिन अगर स्कीमिंग पॉलिसी कैसे अप्लाई करेंगे इसके अंदर, डेवलपमेंट कॉस्ट बिफोर लोअरिंग द प्राइस टू कम्पीट इन द लॉन्ग रन। फिर हम क्या करेंगे, देखो मैंने 2 पॉइंट बताया, मैं दोबारा बताता हूँ। पहला पॉइंट क्या था कि मैं इसमें पेनिट्रेशन भी लगाऊंगा, और दूसरा पॉइंट क्या था, मैं इसमें स्कीमिंग भी लगाऊंगा। पेनिट्रेशन मतलब स्टार्टिंग में मैं इसके प्राइस ना लोअर रखूंगा, ठीक है, ताकि हर बच्चा इसे खरीद पाए। ठीक है, दूसरा स्कीमिंग क्यों लगाऊंगा, स्कीमिंग में इसलिए लगाऊंगा ताकि ये लॉन्ग रन तक चल सके।
ठीक है। अगर मैं किसी चीज़ के प्राइस लंबे समय तक चलाना चाहता हूँ और उस चीज़ के प्राइस कम है, क्योंकि टाइम के साथ जो प्राइस है वो गिरते रहते हैं ना, अगर मैं पहले से ही कम ही प्राइस रखूँगा तो टाइम के साथ तो वो और गिर जाएंगे, इसलिए मैं पेनिट्रेशन पॉलिसी लगाने के बाद स्कीमिंग लगा दूंगा, उससे उसके प्राइस बढ़ जाएंगे और फिर टाइम के साथ कम भी होंगे ना, तो मुझ पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब बिजनेस है जो उसके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरा इसमें हमारा डिटर्जेंट ब्रांड प्राइसिंग पॉलिसी पेनिट्रेशन, इसमें हमारे लगेगी पेनिट्रेशन, क्योंकि डिटर्जेंट, मैं सिंपल सी बात बता दूं, जो डिटर्जेंट है ना वो हमारी लोकल मार्केट में ही मिल जाएगा, ठीक है। और डिटर्जेंट के कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा डिटर्जेंट है, मतलब जो तुम्हारी मम्मी घर में यूज़ करती है डिटर्जेंट, वो जैसे घड़ी हो गया, सर्फ एक्सेल हो गया, ठीक है। तो ये बहुत टाइप के है, तो मार्केट के अंदर कंपटीशन ज़्यादा है। अगर मैं इसमें स्कीमिंग लगाऊंगा तो जो ये बिजनेस है वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर स्टेबल नहीं कर पाएगा, रुक ही नहीं पाएगा मार्केट के अंदर, इसलिए हम इसमें पेनिट्रेशन वाली पॉलिसी अप्लाई करेंगे, ताकि जो हर एक व्यक्ति है वो इसे अफोर्ड कर सके और ख़रीद सके, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोला हुआ है एक्सप्लेन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, व्हाट स्ट्रेटजीज विल अ मार्केटर यूज इन द मैच्योरिटी स्टेज ऑफ पीएलसी ऑफ प्रोडक्ट। तो तुम्हें प्रोडक्ट साइकिल को एक्सप्लेन करना है इसमें, ठीक है, डायग्राम की हेल्प से। मैंने इसमें आपको डायग्राम नहीं दिया, आप एक बार गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, ठीक है। और कौन कौन सी स्ट्रैटेजी है जो कि पीएलसी के मैच्योरिटी स्टेज पे यूज़ करी जाती है, वो भी आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज अ कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब द स्टेज अ प्रोडक्ट गोज थ्रू फ्रॉम इंट्रोडक्शन, ठीक है, टू द मार्केट अंटिल्स इवेंचुअली विड्रॉ। इट इज लाइक जनरली प्रोडक्ट फ्रॉम बर्थ टू डेथ। पीएलसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, मतलब प्रोडक्ट के मार्केट के आने से लेके प्रोडक्ट के मार्केट के जाने तक, ये सारी चीज़ डिफाइन करता है हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसमें मेनली हमारी 4 स्टेज होती है, ठीक है। पहली होती है हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज। दिस इज व्हेन द प्रोडक्ट इज फर्स्ट लॉन्च्ड, सेल एंड द कंपनी फोकस्ड क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन द बिल्डिंग मार्केट प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि ये जब प्रोडक्ट नया लॉन्च करा जाता है उसे इंट्रोडक्शन कहते हैं। मार्केट के अंदर कोई नया प्रोडक्ट आया, उसे हमने लॉन्च करा, अवेयरनेस फैलाई, एडवर्टाइजमेंट करी, तो उसे इंट्रोडक्शन कहेंगे, वो हमारे इंट्रोडक्शन में आएगा, ठीक है। अब इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद उसकी ग्रोथ होगी। सेल स्टार्ट टू इंक्रीज रैपिडली एज द प्रोडक्ट गेन्स पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी मिलती जाएगी, ठीक है। मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। जब कंपनी में स्टार्ट टू सी प्रॉफिट ड्यूरिंग द स्टेज, और इस स्टेज के दौरान जो कंपनी है उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देखने को क्या हो सकता है, मिल सकता है। मैच्योरिटी, सेल्स ग्रोथ स्लो डाउन एज द मार्केट बिकेम सैचुरेटेड, कंपटीशन इंटेंसिव एंड प्रॉफिट में स्टार्ट डिक्लाइन। मैच्योरिटी स्टेज में क्या हो जाता है कि अब जो प्रोडक्ट है ना काफ़ी मतलब थोड़ा पुराना हो चुका है और मार्केट के अंदर उसके कंपैरिजन और न्यू प्रोडक्ट आ चुके हैं, तो जो उसकी प्रॉफिट की वैल्यू थी ना वो धीरे धीरे करके क्या होने लग जाएगी, डिक्लाइन होने लग जाएगी, मतलब गिरने लग जाएगी, ठीक है। फिर उससे अगली स्टेज हमारी आती है डिक्लाइन। सेल्स स्टार्ट डिक्लाइन एज द प्रोडक्ट बिकम ऑब्सोलेट और रिप्लेस्ड बाय न्यूअर प्रोडक्ट, और धीरे धीरे करके उसकी पूरी सेल डिक्लाइन हो जाएगी और बिजनेस को फाइनली उसकी जगह कोई नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि मार्केटिंग की जो स्ट्रैटेजी है मैच्योरिटी स्टेज पे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, ठीक है। प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट मीन्स लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट, तो इसके अंदर जो हमारी मैच्योरिटी स्टेज है इसके अंदर हमें नया प्रोडक्ट लाना पड़ता है, प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट करके, ठीक है। आगे हमारा प्राइस एडजस्टमेंट मीन्स डिस्काउंटिंग फॉर द प्रोडक्ट एंड अट्रैक्टिंग द कस्टमर। अब जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा पुराना हो गया है, ठीक है, तो मार्केट के अंदर उसकी उतनी डिमांड नहीं रहेगी, लेकिन हम फिर भी उसकी डिमांड बढ़ा सकते हैं। कैसे? अगर हम उसका जो प्राइस है वो कम कर दे तो, ठीक है। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स एक्सपेंड चैनल टू रीच द न्यू कस्टमर, और हम और बढ़ा सकते हैं उसकी मार्केट के अंदर डिमांड अगर हम नए कस्टमर तक अपनी जो ये प्रोडक्ट है इसे पहुंचाए तो, ठीक है। तो मतलब जो चैनल है उन्हें एक्सपेंड कर दे तो, ठीक है। अब 18 क्वेश्चन है हमारा, मिडल मैन इज अ पैरासाइट, ही सक्स द ब्लड ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड द कस्टमर, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, सपोर्ट इट विद सुटेबल एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल। इन्होंने बोला है जो
मिडल मैन है ना, वो एक ऐसा जानवर है, ठीक है, जानवर नहीं है, मतलब वो मैं बोल रहा हूँ, वो एक ऐसा जानवर है जो कि मैन्युफैक्चरर का, मतलब जो सामान को बना रहा है उसका भी खून चूसता है, और कस्टमर का, जो सामान को खरीद रहा है उसका भी खून चूसता है। ठीक है, क्या जो ये स्टेटमेंट है वो सही है? आपको इसकी एग्जाम्पल देनी है और इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। चलो इसका आंसर देखते हैं। The statement that middlemen are parasite is an oversimplification. While they added to the cost of goods, they also provide the essential service. अब इसमें बोला गया है, हाँ ये बात सही है, बट वो हमें इसके बदले में काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं जो मिडल मैन होते हैं। कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमें मिडल मैन? पहली हमारी सर्विस है कनेक्टिंग बायर एंड सेलर। बायर और सेलर को आपस में क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑन प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट को अपने पास ट्रांसपोर्ट कर स्टोर करते हैं और हम तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। कौन? मिडल मैन। रिड्यूसिंग रिस्क फॉर बोथ, दोनों के लिए ही खतरे को क्या करते हैं? कम करते हैं। मेकिंग प्रोडक्ट अवेलेबल, दोनों के ही लिए ही प्रोडक्ट को क्या करते हैं? अवेलेबल करते हैं। ठीक है। थिंकिंग ऑफ इट लाइक दिस इज अ मिडल मैन इज लाइक अ ब्रिज, दे कनेक्ट द मैन्युफैक्चरर, ठीक है, वो मेक द प्रोडक्ट, ठीक है, मैन्युफैक्चर को होते हैं जो कि प्रोडक्ट को बनाते हैं, टू यू, हमारे लिए। द कस्टमर, वाइल द ब्रिज माइट कॉस्ट द मनी टू बिल्ड एंड मेंटेन, इट अलाउ यू इजिली क्रॉस द रिवर इंस्टेड ऑफ स्विमिंग और फाइंडिंग अ वे ऑफ अराउंड। मतलब एक तरीके से ये समझ लो कि जो मिडल मैन है वो एक ब्रिज है जो कि आपकी नदी पार करने में हेल्प करता है। नदी मतलब एक तरह से खतरा है, जो कि एक कनेक्शन बिल्डअप करता है ब्रिज के द्वारा मैन्युफैक्चरर में और कस्टमर में। ठीक है, लेकिन उसके लिए जैसे ब्रिज को रिपेयर करने के लिए कुछ मेंटेनेंस, कुछ खर्चा आता है ना, वैसे ही मिडल मैन भी बीच में कमीशन लेता है अगर वो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर को गुड्स डिलीवर करता है तो। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है 19, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रमोशन, व्हाट आर द वेरियस टूल्स ऑफ प्रमोशन। तो आपको प्रमोशन को डिफाइन करना है और प्रमोशन के अलग अलग जो टूल्स हैं उनके बारे में बताना है। Promotion is how business tell the world about their product and services. It is like shouting, "Hey, look at me" to potential customer. तो प्रमोशन का मतलब ये होता है कि जो बिजनेस है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में और अपनी सर्विसेज के बारे में वर्ल्ड को कैसे बता रहा है, मतलब संसार में अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या चर्चा करवा रहा है, क्या एडवर्टाइजमेंट करवा रहा है, उसे प्रमोशन कहा जाता है। ठीक है, टीवी पे भी आपने देखी होगी दंत कांति, ठीक है, कोलगेट, ठीक है, साबुन, लक्स, इन सब सारे की, देखो मैं सारे नाम नहीं लूँगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। जो ऐड आती है ना टीवी पे, वो भी हमारे प्रमोशन ही होते हैं एक तरीके से। Here are some common tools used in promotion. तो अब हम बात करेंगे उन टूल्स के बारे में जो कि प्रमोशन के द्वारा इस्तेमाल करे जाते हैं। ठीक है, पहला है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग किसके थ्रू करी जाती है? जैसे टीवी, बिलबोर्ड, सोशल मीडिया एड्स, ठीक है, इनके थ्रू हम क्या करते हैं? एडवर्टाइजिंग। अगला है हमारा सेल्स प्रमोशन। ठीक है, सेल्स प्रमोशन में क्या आता है हमारा? डिस्काउंट, कूपन, कंटेस्ट, ठीक है, तो हम ये रख के ना अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर को। ठीक है, डायरेक्ट मार्केटिंग, ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, फ्लायर्स। तो डायरेक्ट मार्केटिंग पे हम जैसे किसी बंदे को ईमेल भेजते हैं कि ये नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ठीक है, इतने डिस्काउंट पे, कोई टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़। उसके बाद आता है पर्सनल सेलिंग, और आपने देखा होगा आपके घर आए होंगे किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कि मैम या फिर सर ये वाला प्रोडक्ट ले लो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? पर्सनल सेलिंग, जब एजेंट खुद आपके घर पे आता है। उसके बाद आता है हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी यूज़ करके जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हम कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। अब आता है हमारा 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में क्या बोला गया है? व्हाट इज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट किसे कहा जाता है? एक्सप्लेन द बेनिफिट एंड द प्रोसेस ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। तो आपको लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के बेनिफिट और उसके प्रोसेस के बारे में डिफाइन करना है। ठीक है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ द एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव फ्लो एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड रिलेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पॉइंट ओरिजिन, पॉइंट ऑफ कंजप्शन। ठीक है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि बिजनेस की सारी चीज़ों को अच्छे से कंट्रोल करना,
ठीक है, बिजनेस की सारी चीज़ों को अच्छे से कंट्रोल करना, ठीक है, अच्छे से प्लानिंग करना, ताकि जो हमारी कॉस्ट है वो क्या हो सके, रिड्यूस हो सके। मतलब अगर हम अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं ना बिजनेस के अंदर, तो हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, ठीक है। अब अगर हम लॉजिस्टिक मैनेजमेंट करते हैं तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, रिड्यूस कॉस्ट। हमारी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब जब कॉस्ट कम हो जाएगी और अच्छे से मैनेजमेंट कर रहे हैं तो रिवेन्यू भी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट भी हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सारी चीज़ें अच्छे से चल रही है, प्रॉफिट भी अच्छे से बन रहा है, तो कस्टमर भी अच्छे से सेटिस्फाई होगा। अब बात करते हैं जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है उसका जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले करते हैं हम प्लानिंग, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं रिसोर्सेज को, डेवलपिंग करते हैं स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी बनाते हैं नई नई तरीके से, उस वो आता है हमारे किसके अंदर, प्लानिंग के अंदर। दूसरा पॉइंट आता है इसमें हमारा इम्प्लीमेंटेशन, पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, जो हमने प्लान बनाया है उसे एक्शन में पुट करना, ठीक है, और एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना, मतलब अच्छे से चल पा रही है या नहीं चल पा रही, मॉनिटर करना, ठीक है, तो वो होता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। एट द एंड जो हमारा लास्ट स्टेप आता है लॉजिस्टिक का, वो होता है हमारा कंट्रोल, ट्रैकिंग परफॉर्मेंस, मतलब हमने प्लानिंग कर ली, इम्प्लीमेंट भी कर दिया प्लान, अब ये देखना है कि वो सारी चीज़ अच्छे से परफॉर्म हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसे, उसके लिए चीज़ें अरेंज करना और उसे उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, ठीक है। लास्ट हमारा क्वेश्चन आता है 21, ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। What are the different factor affecting the promotional mix of the organization? मतलब उन फैक्टर के बारे में आपको बताना है जो कि प्रमोशनल मिक्स को ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर इफेक्टिंग कंपनीज प्रमोशनल मिक्स, तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि प्रमोशनल मिक्स को इफेक्ट करते हैं। Think of promotional mix like a toolbox. You choose the right tool like ads, sales और PR based these factor. मतलब जो promotional mix है ना वो एक तरीके से टूल बॉक्स की तरह है, जिसके अंदर से तुम एक सही टूल, सही औजार चूज कर सकते हो, जैसे एड्स करनी है, सेल्स करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो प्रमोशनल मिक्स है वो एक टूल बॉक्स की तरह है, उसमें से तुम कुछ भी चीज़ चूज कर सकते हो। सबसे पहला है इसमें हमारा प्रोडक्ट, इज़ इट न्यू और इस्टेब्लिश्ड, तो सबसे पहले तुम ये चेक कर सकते हो क्या ये नया इस्टेब्लिश्ड हुआ है। इज़ इट कॉम्प्लेक्स और सिंपल, क्या ये कॉम्प्लेक्स है या फिर सिंपल है। इट इज़ एक्सपेंसिव और चीप, ये भी तुम चेक कर सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा काफ़ी ज़्यादा महंगा है या काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है हमें कि टारगेट मार्केट, कि हमें टारगेट किसको करना है, कौन सी मार्केट को करना है। वो आर यू ट्राइंग टू रीच, मतलब तुम्हें अपना प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँचाना है। वेयर डू दे गेट देयर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन क्यों लेंगे, तुम्हें कहाँ कहाँ तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है। व्हाट आर देयर इंटरेस्ट, उनका जो इंटरेस्ट है वो क्या क्या है, ठीक है, मतलब जो कस्टमर तुम्हारे प्रोडक्ट को खरीदेगा उनका इंटरेस्ट किस किस चीज़ों में है। उसके बाद आता है हमारा कॉम्पिटिशन, व्हाट आर योर कॉम्पिटिटर, अब तुम्हारे जो कॉम्पिटिटर है वो क्या क्या काम कर रहे हैं तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा प्रमोशन करते वक्त, ठीक है। हाउ कैन यू स्टैंड आउट, तुम उनके सामने कैसे खड़ा कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को, तुम्हें ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। बजट, हाउ मच मनी डू यू हैव टू स्पेंड ऑन प्रमोशन, तुम्हारे पास कितना पैसा है जो तुम प्रमोशन पे स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। वैसे आज की डेट में प्रमोशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी प्रोडक्ट की गुडविल को बढ़ाने में, ठीक है। अब तुम देख सकते हो अगर कोई मूवी भी आती है ना आज की डेट में तो उसका भी करोड़ों करोड़ों का प्रमोशन कर देते हैं, जैसे अभी करंट में जो चल रही है हमारी पुष्पा मूवी, तो उसका आप देख सकते हो कि कितना प्रमोशन हो रहा है, ठीक है। स्टेज इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इज द प्रोडक्ट न्यू, ग्रोइंग, मैच्योर और डिक्लाइनिंग, जो हमारा प्रोडक्ट है वो न्यू है या ग्रो कर रहा है या मैच्योर कर रहा है या डिक्लाइन कर रहा है, गिर रहा है। बाय कंसिडरिंग दीज फैक्टर द कंपनी विल चूज द बेस्ट प्रमोशनल मिक्स टूल टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो इन फैक्टर का ध्यान रखते हुए जो कंपनी है वो बेस्ट प्रमोशनल मिक्स टूल को चूज कर सकती है और अपने गोल को अचीव कर सकती है। फाइनली यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहली चीज़ तो आपको इन्हीं क्वेश्चन की, जो मैंने 21 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करवाए हैं इस वीडियो के अंदर, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उनकी अच्छे से आपको क्या करनी है,
प्रैक्टिस करनी है जितनी अच्छे से हो सके। अगर आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो आपको क्या करना है, अपनी बुक खोलनी है। ठीक है, अपनी ड्यू सोल की बुक ओपन करनी है। उसमें जो हर चैप्टर है ना, जितने भी चैप्टर दे रखे हैं उनकी जो नेम होता है चैप्टर का, जैसे मैं एग्जांपल लूँ लेबलिंग एंड पैकेजिंग, ठीक है, तो उनके जो चैप्टर का नाम है ना, जो चैप्टर का नेम है, उनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। उनकी डेफिनेशन आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब बोलोगे भैया ये डेफिनेशन याद करके क्या फ़ायदा होगा हमें, तो डेफिनेशन याद करके आपको क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बताता हूँ अभी। अगर आप डेफिनेशन याद करके जाते हो, सोचो कि एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पेपर में नहीं आता, ठीक है, तो अगर डेफिनेशन प्रॉपरली याद करके जाओगे तो उस क्वेश्चन में आप इजीली बना के लिख सकते हो। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपने ओवरऑल सारे चैप्टर का एक तरीके से ओवरव्यू ले लिया उन डेफिनेशन की वजह से। ठीक है, आपको पता चल गया कि चैप्टर में बोला क्या है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेप अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आप पेपर में एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हो और आप 100% पास भी हो सकते हो। ठीक है, तो होप कि आपको वीडियो ख़त्म करने से पहले मुझे आपसे एक और इम्पोर्टेंट बात करनी है। आपको रिवीजन करने के लिए नोट्स की रिक्वायरमेंट बहुत पड़ेगी, वो मुझे पता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये पूरे पीडीएफ के अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करे थे आपके लिए। ठीक है, जो कि काफ़ी कम अमाउंट पे मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, जस्ट 39 रुपीज़ के। ठीक है, काफ़ी बड़ा अमाउंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि नोट्स को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। ठीक है, बट मैं आपके लिए वीडियो लाता हूँ, आपके लिए नोट्स बनाता हूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। ठीक है, तो आप भी ज़रूर परचेज़ करें और अच्छे से अपनी रिवीजन करें और अच्छे से अपना पेपर को अटैम्प्ट करें। थैंक यू, बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।